राजधानी परिवर्तन, खुरासान एवं कराचिल अभियान के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। आधुनिक इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद के अनुसार साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थित उसकी टकसालों में विभिन्न प्रकार के सिक्के और मुद्राएं जारी किए गए, जो अपनी आकृति, बनावट और परिष्कार की कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से बेजोड़ थे। 1329-30 में देवगिरी यात्रा के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आरंभ किया गया प्रयोग सांकेत मुद्रा के संबंध में था, जिसका महत्व समझा नहीं गया और जिसकी बहुत अधिक निंदा की गई। उसने तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए गए, जो विनिमय की दृष्टि से उतने ही भार वाले चांदी और सोने के सिक्कों के मूल्य के बराबर होते। आधुनिक विश्व में सांकेतिक मुद्रा के बारे में हर कोई जानता है, किंतु मध्यकाल में सर्वथा नई चीज़ थी। चीन में कागज की बनी मुद्राओं के बारे में जानकारी थी। मंगोल शासक कुबलाई खान ने अपने शासन के पहले वर्ष 1260 ईस्वी में कागज की मुद्रा आरंभ की थी, जिसे चान कहा जाता था। यह मुद्रा उसकी मृत्यु तक पूरे शासनकाल में चलती रही। इसे विदेशी व्यापारी समेत हर किसी ने स्वीकार किया था और इस बात की जानकारी काफ़ी दूर दूर तक थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए इस कदम की पृष्ठभूमि की व्याख्या करने के लिए बर्नी ने इसका उल्लेख भी किया है। बाद में 1294 में काई कातू नामक ईरानी शासक ने भी अपने देश में कागजी चांद प्रचलित करने की कोशिश की थी, किंतु इसके कारण गंभीर हलचल मच गई और 8 दिनों बाद इसे त्याग दिया गया। सांकेतिक मुद्रा चालू करने के पीछे सुल्तान के इरादों के संबंध में बहुत अधिक विवाद रहा है। बर्नी के अनुसार यह कदम भी विश्व के सभी आबाद भागों को जीतने की उसकी महत्वाकांक्षा का ही भाग था, जिसके लिए विशाल सेना की और उसको वेतन देने के लिए विशाल खजाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार के खजाने को पूरा करने के उद्देश्य से कदम उठाया गया था, किंतु बर्नी अपनी बात को खुद ही खंडन करता है जब वह कहता है कि उपहारों, इनामों की अविचलित अनुदानों के जरिए सुल्तान ने अपना खजाना खाली कर लिया था। यह प्रयोग मुख्यतः इस कारण विफल हो गया कि सुल्तान नए सिक्कों की नकल की जालसाजी रोकने में असफल रहा। बर्नी ने अपनी विशिष्ट भाषा में कहा है कि प्रत्येक हिंदू का घर एक टकसाल बन गया। शायद उसका अभिप्राय यह था कि अधिकांश सुनार हिंदू थे और वे तांबे के और पीतल के सिक्के बनाना जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। इस कारण राज्य को काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों ने भू राजस्व का भुगतान तांबे और पीतल के सिक्कों के जरिए किया और उन्हीं सिक्कों के जरिए हथियार और घोड़े खरीदे। शीघ्र ही इन नए सिक्कों की इतनी अधिक भरमार हो गई कि इनका तेज़ी से विमूल्यन हुआ और पत्थरों और टीकरों की तरह मूल्यहीन हो गए। व्यापार वाणिज्य में बाधा बढ़ने लगी। अंत क्रोध में आकर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने आदेशों को रद्द कर दिया और सांकेतिक सिक्कों के बदले सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। ऐसा केवल शाही टकसाल के जारी किए गए सिक्कों के साथ ही किया जा सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किए गए तांबे और सिक्के पीतल दोनों के थे। पहले किसी भी सुल्तान ने पीतल का कोई सिक्का जारी नहीं किया था। पीतल वस्तुतः तांबे को टीन और जस्ते आदि के साथ मिलाया जाता था। एक प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार प्रोफेसर हबीब के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्के जारी किए थे, जिन पर नए सिक्कों की पहचान के लिए फारसी और अरबी भाषाओं में स्पष्ट अभिलेख थे। गड़बड़ी इसलिए उत्पन्न हुई कि आम लोग सांकेतिक सिक्कों के असली रूप और नकली रूप के बीच भेद नहीं कर पाए। प्रतिदान हेतु लोगों द्वारा लाए गए किंतु सरकार द्वारा अस्वीकृत नकली सिक्कों का एक बहुत बड़ा ढेर तुगलकाबाद किले के बाहर काफ़ी समय तक पड़ा रहा था। यद्यपि यह प्रयोग सफल होता तो भारत व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी वृद्धि होती, क्योंकि उसमें पूरे विश्व में चांदी का अभाव चल रहा था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के आरंभ में टंका में चांदी की मात्रा 178 ग्रेन से कर 140 ग्रेन कर दी गई थी। सांकेतिक मुद्रा की विफलता निश्चय ही राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा, किंतु इतना बड़ा आघात नहीं था कि इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। 1333 ईस्वी तक, यानी इसके आरंभ होने के 3 वर्षों के भीतर इसे त्याग दिया गया। इस प्रकार 1732 हिजरी या 1332-33 के बाद सांकेतिक सिक्के जारी किए जाने के प्रमाण नहीं मिलते। 1334 ईस्वी में जब इब्न बतूता दिल्ली आया तो उसने सांकेतिक सिक्कों का कोई जिक्र नहीं किया। इससे पता चलता है कि इस पूरे प्रकरण को बहुत ही जल्दी भुला दिया गया।
तथापि चांदी की कमी इस बात में दिखाई देती है कि इसके बाद चांदी और मिश्र धातु के सिक्कों में जिनका उपयोग व्यापार इत्यादि में होता था, चांदी की मात्रा बराबर घटती चली गई। इन सबको टक्का स्याही या काला टंका भी कहते थे।